Hi everyone and welcome back. Today's lecture is about strategy to score an exemption in CA Final FR. Just like SFM, today also we have Prem with us who had scored 82 out of 100 in this subject. So I've invited him to share his strategy with all of you. And also we have his certified copy available which is also ready for you in the description box. You can easily refer it. Hi Prem, welcome to the channel. Hi Vaishnavi. So let's get started. So the first question is कौन सा स्टडी मटेरियल हमने रेफर करना चाहिए? सो FR के जो हम क्लासेस करते हैं वो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले करते हैं हम लीव पर जाने के पहले। तो जब हम लीव पर जाते हैं तो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स हम भूल जाते हैं। तो मटेरियल मैंने रेफर किया था फैकल्टी के सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट्स जो मैंने अपने हाथ से लिखे थे ड्यूरिंग क्लासेस, और फिर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। और जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे थे इंडेस, जैसे कि मुझे इंडेस 12, इंडेस 21 डिफ़िकल्ट लगा था, तो मैंने उनके नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाए थे एक-एक पेज में। वो मैंने क्या किया था कि मैंने जस्ट यूट्यूब पे वो सर्च किया था इंडेस, और जो भी स्टडी मटेरियल के पूरे क्वेश्चन जो वीडियो में सॉल्व किए हैं यूट्यूब वीडियो में, वो सब मैंने उसका एक कॉन्सेप्ट बना लिया था और वो एक पेज पे लिख लिया था। तो एक पेज में मेरा पूरा इंडेक्स आया था। तो ऐसे ही बस सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में भी बस वही मेरा 1 पेज कॉन्सेप्ट नोट्स और मेरे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, इतना ही मैंने रेफर किया था। एंड डू यू थिंक कि ये जो सेल्फ नोट्स बनाने में तो टाइम लगता है, भले ही सिर्फ डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए हो, इज इट वर्थ? यस, यस, इट इज़ डेफिनिटली वर्थ, बिकॉज़ जब पहले रिवीजन में आप थोड़ा टाइम देते हो तो सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में आप फिर से वही कॉन्सेप्ट समझने के लिए टाइम नहीं लगता। ओके ओके। सो बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टूड इज फैकल्टी के लिए सॉरी नोट्स के लिए या फिर कंसेप्ट के लिए हम फैकल्टी नोट्स रेफर कर सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैकल्टी नोट्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से सीक्वेंस में पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहिए? ओके, सो सीक्वेंस के लिए बेसिकली एफआर में एक बिग बड़े चैप्टर्स है और बाकी इंडेस है। तो इंडेस को भी मैंने ऐसे बाइफरकेट किया है। यहाँ पर सेक्शन 1 जो है वो इंडेस ऑन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड स्पेसिफिक इश्यूज है। यह सबसे बड़ा पोर्शन है इंडेस का, जो कि ऑलमोस्ट 15 to 25 मार्क्स आपको देगा। और जो सेक्शन 2 है 15 to 20 मार्क्स के लिए, आइटम्स इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडेस ऑन डिस्क्लोजर्स एंड अदर इंडेस। देन सेक्शन 3 है, वो बहुत ही इजी है, थ्योरी, CSR, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो CSR है आप वो मॉड्यूल से भी कर सकते हो, सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, और 10-15 मिनट में शायद आपका ये चैप्टर पूरा हो सकता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक खुद के नोट्स बना लो, क्योंकि इसमें सारे जो भी आंसर्स है वो एक पॉइंट्स में है। जैसे कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एक क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ आपको एक 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं। उसमें आपको एक एक और 2 लाइन में आप सिर्फ एक्सप्लेन कर दो और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि मैंने भी मेरे एग्जाम के अटेम्प्ट के टाइम लिखा था। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें दो बड़े चैप्टर्स, बड़े क्वेश्चन है और छोटे क्वेश्चन है। तो आप बड़े क्वेश्चंस को पहले रिवीजन में सॉल्व कर सकते हो, पर इट्स नॉट रिकमेंडेड टू सॉल्व इट अगेन इन सेकेंड और थर्ड रिवीजन। और जो छोटे क्वेश्चन है आप डेफिनेटली करना, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि 8 मार्क्स के तक भी वो पूछा जा सकता है। Okay, so I'm just writing it down for everyone. सो बेसिकली एनालिसिस ऑफ एफएस के जो छोटे क्वेश्चन है उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, इसलिए वो तीनों बार सॉल्व करने चाहिए ड्यूरिंग ऑल 3 रिविजन्स। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है उनको एक बार सॉल्व करना ही सफिशिएंट है बिकॉज दे आर टाइम कंज्यूमिंग, राइट? यस। ओके, so we covered 3 sections and as you all can see कि सिर्फ पहले 2 sections ही आपको आराम से 35 to 40 marks दे सकते हैं, and थर्ड सेक्शन को भी अगर इंक्लूड कर लिया तो आपके 45 to 50 marks सिक्योर हो जाते हैं। So you have not even touched the big chapters like financial instruments, consolidation, business combination yet, फिर भी आपने 50 marks
ऑलरेडी ले चुके हैं आप आउट ऑफ 100 एंड आप पास तो हो ही गए हो, अब सिर्फ स्कोर करना बाकी है. सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्ट्रेटेजी फर्दर. सेक्शन तो सेक्शन 4 जो है उसमें ज़्यादा बड़े इंडेक्स नहीं है, ये सब छोटे इंडेक्स है. तो जब आप सेक्शन 1 या फिर 2 सॉल्व कर रहे हो, तभी आपके पास अगर दिन में एक 1 और 2 आवर्स आपके पास रह जाते हैं, तो आप तब इसमें से कौन सा भी एक इंडेक्स सॉल्व कर सकते हो. तो जब आपका सेक्शन 1 और 2 चल रहा है, उसके साथ ही आपका सेक्शन 4 भी हो जाए. ओके. So I'm scrolling further to section 5, index 115. तो सेक्शन 5 में इंडेक्स 115, ये सबसे दो बड़े इंडेक्स है, सेक्शन 115 रेवेन्यू एंड सेक्शन 116 लीजेस. तो रेवेन्यू में क्या है कि आपको एक कॉन्सेप्ट याद आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो लिखना ही पड़ता है, और उस पे जो मॉडल के सारे क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना पड़ेंगे. जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तब आपको जैसे कि कौन सा एक आधा कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल डिस्काउंट एक कॉन्सेप्ट है और उस पर एक क्वेश्चन आया है, तो आपको पहले एक दो लाइन जो लिखना पड़ेगा, उस पर आपको हाईलाइट जो की वर्ड्स होंगे उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा. जैसे कि मेरे अटेम्प्ट में भी आया था. इफ यू कैन शो दैट, वैष्णवी. Yes. So what he is saying कि पहले आप कंसेप्ट लिखो जिस चीज पे क्वेश्चन पूछा है एंड फिर इलाबोरेट करके सॉल्व करना स्टार्ट करो. So let's go to his paper. I have it over here. Question number 2A आया था रेवेन्यू पे, and here you can see he has scored 6 out of 6. तो let's see कि सॉल्व कैसे किया था. I'll quickly go to question number 2A. Yes. So क्वेश्चन तो पैराग्राफ में आता है, बट उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो पूछा गया है कैश प्राइस पे, एंड यस, और ट्रांजैक्शन प्राइस इस कंसेप्ट पे. सो जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में पहले वन लाइनर एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया इन जस्ट 2 लाइन्स. तो 2 सेंटेंसेस बस लिखे हैं. उसके बाद जो क्वेश्चन ने चीजें पूछी है उसका कैलकुलेशन किया है अच्छे से इन टेबुलर फॉर्मेट. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू ड्रॉ द टेबल एवरी टाइम, अच्छे से स्पेसिंग करके भी आप सॉल्व कर सकते हो. इफ यू कैन सी एग्जामिनर हैज गिवन फुल मार्क्स ओवर हियर. और फिर उसके बाद इन द गिवन केस, मतलब क्वेश्चन में क्या किया गया है वो एक्सप्लेन किया है एक लाइन में. सो अभी तक हमने 4 चीजें की. पहले डेफिनेशन दिखाया, बताया, फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर कंप्यूटेशन किया, फिर गिवन केस में क्या हुआ वो बताया, और फिर नीचे जाके और थोड़े कैलकुलेशन के जो भी क्वेश्चन ने पूछा था. हम स्पेसिफिक क्वेश्चन में अब ड्रिल डाउन नहीं कर रहे हैं, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आंसर कैसे लिखना है. फिर क्वेश्चन ने पूछा था कि जर्नल एंट्रीज लिख दो, तो फिर सारी जर्नल एंट्रीज एक के नीचे एक लिखी है. यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, स्पेसिंग मेंटेन करके लिखा तो भी इट इज सफिशिएंट. एंड हियर यू कैन सी कि क्वेश्चन 2A में 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स दिए हैं. सो दिस इज हाउ यू राइट द आंसर फॉर इंडेक्स 115, जिसमें आप जो कंसेप्ट लर्न करते हो उसको भी क्वेश्चन में बिफोर सॉल्विंग एक बार मेंशन करके फिर सॉल्विंग स्टार्ट कर लेना. यस प्रेम, प्लीज कंटिन्यू. तो नेक्स्ट है सेक्शन इंडेक्स 116 लीजेस. तो लीजेस में क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको सिर्फ एक आध का क्वेश्चन मिलेगा मॉड्यूल में, तो आपको बस वही सॉल्व करना है, क्योंकि लीजेस ज़्यादा लेंदी है और ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप बहुत सारे फैकल्टी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो. बाकी फिर सेक्शन 6 जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है. तो ये जो भी बड़े चैप्टर्स है जैसे कि लीजेस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, इसमें आपको एक ही स्ट्रेटजी रेफर करना है कि जो भी आपके फैकल्टी के नोट्स हैं. मैं इसमें खुद के नोट्स बनाने के लिए नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, बहुत बड़े नोट्स हो जाएंगे. तो जो भी फैकल्टी के नोट्स है जब आप वो पढ़ रहे हो, जैसे कि समझ लो बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिवर्स कॉम्बिनेशन है, तो रिवर्स कॉम्बिनेशन का फैकल्टी का नोट्स दिया है, उसमें सिर्फ हाईलाइट कर लो कि क्या रिवर्स कॉम्बिनेशन है, वो क्या कहना चाहता है, और उसके साइड में ही फिर मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो जाके देखो. वो क्वेश्चन सीधा यहाँ फैकल्टी के नोट्स में मार्क कर लो, वहाँ पे रेफरेंस दे दो. तो बड़े चैप्टर्स में आपको ये ज़्यादा फटाफट आपके बड़े चैप्टर्स हो जाएंगे और ज़्यादा आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. और एक पॉइंट था कि जितने आप बार बार ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फास्ट भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना आसान नहीं है FR. तो आपको बड़े चैप्टर्स के लिए हार्डली 25 मिनट्स मिलने वाले हैं,
और उस 25 मिनट्स में आपको अगर बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एटलीस्ट आपने 3-4 बार वो क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग बहुत सारे क्वेश्चंस ऑफ फैकल्टी, जस्ट सॉल्विंग रिपीटेडली आईसीएमआर के क्वेश्चन इज बेनिफिशियल है। एंड वन मोर थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड कि क्या आईसीआई ने अगर नया क्वेश्चन भी बनाया तो वो अलग अलग मॉड्यूल के क्वेश्चंस का ही कॉम्बिनेशन रहता है, वही कॉन्सेप्ट रिपीटेड होता है। सो अगर आपको प्रैक्टिस है वही क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने की, तो आप एग्जाम में टाइम सेव करके अच्छे से वो क्वेश्चन सॉल्व करके मार्क्स ले सकते हो, भले ही वो क्वेश्चन पूरा नया हो। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो हियर वी कंप्लीट कि किस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रिविजन्स। सो आई थिंक एफआर के लिए 3 रिवीजन तो मस्ट है। पहले रिवीजन में आपको पूरा डिटेल्ड आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको मॉड्यूल के साथ पढ़ाई करना है। मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आपको इधर रेफरेंस करना पड़ेंगे फैकल्टी के नोट्स में, तो उसके लिए 15 डेज आई थिंक लगेंगे आपको। फिर सेकेंड रिवीजन में आपको 10 डेज लगेंगे, और थर्ड रिवीजन जो एग्ज़ाम के पहले जस्ट होगा उसके लिए आपको 6 to 7 डेज लगेंगे। तो 3 रिवीजन तो मस्ट है एफआर के लिए, और तीनों रिवीजन में आपको हाथ से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। The next is pre-exam strategy. So what should be the pre-exam strategy? सो एफआर इज वेरी लेंदी सब्जेक्ट, सो इसके लिए आपको 6 to 7 डेज तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको हाथ से सॉल्व करने हैं। Okay. हाँ, तो ये है, मैंने जो जो 7th डे है एग्जाम के पहले, तो मैंने इजी चैप्टर्स रखे हैं, और जो आपको जिसमें आपको ज़्यादा थ्योरी याद नहीं रखना है, तो इसके लिए शेयर बेस्ड पेमेंट, कैश फ्लो, फेयर वैल्यू मेजरमेंट इन 8, 10 एनालिसिस ऑफ आंसर ऐसे रखे हैं। फिर 6 और 5, 6 पे बहुत ज़्यादा इंडेक्स है, तो उसमें से आप कुछ इंडेक्स डे 5 पे भी कर सकते हो। अभी ये जो 3 दिन है, ये बहुत एग्जाम के पहले है, तो इन 3 डेज के साथ आपको ऑडिट के जो एसेज है वो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑडिट के लिए 1.5 डे बहुत कम पड़ता है। तो उसके साथ में आप जो भी आपको एसेज डिफिकल्ट लगते हैं, वो आपको बस 1-2 घंटा निकालना है, और और तब आप ऑडिट के एसेज पढ़ सकते हो। फिर डे 4 पे बिजनेस Okay. कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन। Just 1 minute, please. Just a minute. So just to explain you all, यहाँ पे जो मेंशन किया है, इट इज हाउ मेनी डेज बिफोर एग्जाम आपको क्या करना है। एंड व्हाट ही वाज सेइंग कि बाद में जाके ऑडिट को भी ऐसे ही परेशानी आती है रिवीजन करने में। इसलिए जब आपके पास ये 7, 6, 5 ये वाले 3 दिन है, उसमें ऑडिट की भी थोड़ी पढ़ाई करके रखो, सो दैट ऑडिट का प्रेशर भी हल्का हो जाएगा और साथ साथ में एफआर भी हो जाएगा। यस प्लीज कंटिन्यू। यस। सो डे 4 में मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन रखा है। फिर डे 3 पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड 116। अभी 116 में आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी, इसके लिए मैंने वो थोड़ा लेट रखा है डे 3 पे। और जो भी अभी सेकेंड डे पे है, मुझे 12 and 21 डिफिकल्ट लगते थे, इसलिए मैंने वो सेकेंड डे पे रखे थे, क्योंकि अगर एग्जाम में मुझे कुछ जल्दी वो रिकॉल हो पाए, इसलिए मैंने रखा था। और 1 मंथ पे ऑब्वियसली थ्योरी है। तो फिर डे 1 पे CSR, मतलब जस्ट ऑन द डे ऑफ एग्जाम इन मॉर्निंग आप CSR इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, जो कि 2 थ्योरी टॉपिक्स है और आपको एग्जाम डे के दिन ही करना है। फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंडेक्स 1 भी वैसा ही है, और फिर जस्ट एग्जाम के पहले आप RTP MTP देख के जा सकते हो। ओके, आरटीपी एमटीपी कौन से देखने चाहिए, कितने आइटम्स पहले के? RTP MTP फॉर द करंट अटेम्प्ट का तो आपको देखना ही है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप लास्ट अटेम्प्ट का RTP MTP देख देख सकते हैं। Okay. Now the next question is how to face the 3 hours of exam and how to actually write the paper. ओके, सो फर्स्ट हाउ टू फेस 3 hours। सो आई थिंक एफआर के लिए आप दो तो मॉक एग्जाम दो, क्योंकि क्या होता है कि आपको अगर 80+ स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। ये सभी एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा एटलीस्ट 60 तो स्कोर करना है, तो आपको 90 to 95 का पेपर अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। तो वो करने के लिए आप पहले, जब आपको पेपर हाथ में मिलता है, जब आपको 15 मिनट रहते हैं, तब आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको
छोड़ना है। तो उसमें से अगर आपको जब मेरे साथ ऐसा होता कि मेरे को दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन था कि मैं कौन सा छोड़ूं। तो जब आप एक आधा कॉन्सेप्ट आप पर स्ट्रांग हो, मतलब ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही है, और अगर दूसरे में थोड़ा कंफ्यूजन है पर मुझे वो पूरा कंप्लीट, मतलब 20 मार्क्स में उसमें कमा सकता हूँ, पर 10 मार्क का मुझे कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन ऐसा है कि मैं 10 मार्क लूज भी कर सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन सीधा छोड़ दो और जितने आपको कॉन्फिडेंट हो 15 मार्क्स तो वो क्वेश्चन पे सिलेक्ट कर लो। फिर आपका जब आप एक क्वेश्चन छोड़ने का सिलेक्ट करते हो, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन आपके फाइनल हो गए, तब आप क्वेश्चन 1 पे जाओ और आपको असेस कर लो कि आपको क्वेश्चन 1 में कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन 1 मैंने बहुत बार सॉल्व किया और मुझे 25 to 30 मिनट्स तो भी लगेंगे, तो एंड में उस क्वेश्चन को रखना, क्योंकि अगर आपने बिगिनिंग में ही बड़ा क्वेश्चन ले लिया और अगर कुछ गलती हो गई तो पूरा पेपर आपके 3 आवर्स थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको प्रेशर आ सकता है। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 2 3, उससे आप स्टार्ट करो। मैंने ऐसा ही किया था कि मैंने जो मेरा बेस्ट क्वेश्चन था वो लिया था और उसमें से मैंने ऑलमोस्ट 19 मार्क्स आउट ऑफ 20 मिले थे मुझे। तो वैसा क्वेश्चन सिलेक्ट करो और दिमाग में एक भी रहता है कि मेरे को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, तो उसमें तो मुझे मिलने वाला है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप पेपर स्टार्ट करते हो और छोटे छोटे क्वेश्चन से आप जब लिखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। ओके, सो जस्ट टू ऐड टू व्हाट ही सेड, उसने बोला है कि ही स्टार्टेड विद द क्वेश्चन जो उसको सबसे इजी लगा और जिस पे कॉन्फिडेंस था, एंड हियर यू कैन सी कि ही हैज सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3 एज हिज फर्स्ट क्वेश्चन एंड ही हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स 19 आउट ऑफ 20। सो स्ट्रैटेजी भी करेक्ट होनी चाहिए, लाइक आप बाकी के क्वेश्चंस अगर देखो तो 16 17 दिस इज नॉट अटेम्प्टेड, 14.5 एंड 15, तो अटेम्प्ट भी वही क्वेश्चन किया है जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इसलिए मार्क्स भी सबसे ज्यादा तभी मिले हैं। तो क्योंकि एग्जामिनर भी लिबरली मार्क्स देता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपके करेक्ट आंसर्स देख के, इसलिए अटेम्प्ट द क्वेश्चन जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है। आई जस्ट शो यू कि ओके, विल फर्स्ट डिस्कस आंसर कैसे लिखना है, देन आई शो यू द सजेस्टेड आंसर, हाउ टू राइट आंसर्स। ओके, सो एफआर का जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें आपको पहले तो उस इंडेक्स का नाम लिखना है और नंबर लिखना है, क्योंकि आप जब नाम और नंबर लिखते हो तब एग्जामिनर को एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये पढ़ के आया है और कुछ भी नहीं लिख रहा है। तो जब स्टार्टिंग में वही करना, और जब भी जो मेन आंसर है आपका उसको आपको बस अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, क्योंकि अगर आपने वो कर दिया और एग्जामिनर को दिख गया तो पूरा क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं है, वो सीधा आपको मार्क्स दे देगा। फिर जो थ्योरी आंसर्स होंगे, जैसे कि 115 अभी क्वेश्चन दिखाया था वैष्णवी ने, कि उसमें जो की वर्ड्स है उसका आपको डेफिनेटली हाईलाइट करना है। अगर आपने वो हाईलाइट कर दिया तो एग्जामिनर वो कीवर्ड्स सीधा देखेगा और वो कीवर्ड सीधा उसके आंसर शीट में ढूंढता है, तो दोनों मैच हो गए तो उसको डेफिनेटली पता चल जाता है, इसीलिए कि आंसर एकदम एक्यूरेट है और वो सीधा मार्क्स दे देता है। तो मैंने ऐसे ही 115 में आपने देखो तो आउट ऑफ मार्क्स मिले मुझे इसी स्ट्रेटजी से। Okay, so now the last part of the video, let's go to the certified answer copy and see how he has written the answer. So मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन 3 दिखाने वाली हूँ, बाकी का पेपर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी देख सकते हो। सो एज ही मेंशन्ड, सबसे पहले इंडेक्स का नंबर और नाम लिखना है सो दैट एग्जामिनर को पता चले ये बच्चा पढ़ के आया है। नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसका कंप्यूटेशन प्रॉपर स्टेप वाइज, हमेशा एवरीवन नोज कि आईसीआई स्टेप वाइज मार्किंग देता है, आपकी कोई एक चीज गलत भी हो जाए फिर भी जो स्टेप्स आपने सॉल्व किए उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, अच्छे से स्पेसिंग रख के टैबुलर कंप्यूटेशन बना, ज्यादा पेन पेंसिल लेके टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बस जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो हाईलाइट होना चाहिए एग्जामिनर को, ऐसे वो अच्छे से स्पेस रख के उसको मेंशन कर लेना। उसके बाद हाँ, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका हेडिंग जरूर डाल, एंड these are just the figures, we are not discussing the question over here। यहाँ पे मुझे आपको दिखाना है कि जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे गलत हो गया है, ये 3 लाख रुपीज की वैल्यू गलत है, फिर भी एग्जामिनर ने सिर्फ 1 मार्क कट किया है एंड ही हैज स्कोर्ड 7 आउट ऑफ 8। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आप बाकी का सब कुछ अच्छे से लिख रहे हो तो स्टेप्स को ही मार्क्स है, भले ही आपका लास्ट आंसर गलत है, यू आर स्टिल स्कोर लूजिंग ओनली 1। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, भले ही आपका एंड आंसर करेक्ट है, पहले का सब
ठीक से प्रेजेंट नहीं किया है तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। उससे अच्छा है प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, एंड प्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट्स व्हाई यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। दिस वाज वन क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल था। फिर उसके बाद आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस वन अगेन क्योंकि ये सिमिलर लाइंस पे है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3C व्हिच वाज अ थ्योरी क्वेश्चन। सो उसमें आंसर कैसे लिखा है। क्वेश्चन था कैटेगरीज ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी इन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कैसे होता है कि आपको बस की पॉइंट्स की वर्ड्स याद रखने हैं, आप पूरा सेंटेंस याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड जब आप आंसर लिख रहे हो, सो लेट्स सी व्हाट प्रेम हैज डन। ही हैज हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो उसको इंपॉर्टेंट लगे, लाइक कॉपीराइट पेटेंट ओवर हियर। फिर सोशल कैपिटल में क्या होता है कि अदर कम्युनिटीज अदर नेटवर्क्स होते हैं, व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हो उसको आप अच्छे से अंडरलाइन करके पॉइंट वाइज लिख रहे हो, स्पेसिंग मेंटेन कर रहे हो, तो ICAI has given again full marks over here. Question number 3, 6 out of 6. So even in theory question you can score full marks. बस keywords को अंडरलाइन करो, अच्छे से लिखो, भले ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग नहीं है फिर भी you can score very well in this. So yes, we discussed one practical question and one theory question. I think the rest you can refer from the paper itself. I'm not taking it any further for the length of this video. So yes, this was it. This is the strategy for CA Final FR and you can definitely score very good marks with this strategy. I promise you. बस अच्छे से पढ़ाई करो and make sure you follow all these points. Thank you so much, Prem. Thank you, Vaishnavi. Thank you everyone. That is it for the day and bye bye.